हाँ ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, अभी राष्ट्रपति का उम्मीदवार एनडीए की तरफ से, यानी जो सरकार में है समूह, उसके तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को घोषित किया गया है, और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा जी को घोषित किया गया है। तो ये बताइए कि इसमें जो इस चुनाव की प्रक्रिया होती है, इसमें भाग लेने वाले कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं? अमरपाल जी बताइए। संसद के वो सदस्य, यानी संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, और जो राज्य विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य, इसमें इसके अलावा जो है दिल्ली और पुदुचेरी जो विधानसभा है उसके भी निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। और अभी आज आप लोगों ने देखा होगा ना कि उपराष्ट्रपति का भी प्रक्रिया चालू हो गई, और एनडीए ने अपने तरफ से पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल धनखड़ जी को घोषित किया है। एनडीए ने उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट घोषित किया है, वहां के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। तो उसके निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, उसमें जो संसद के दोनों सदनों के जो है निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी राज्य विधानसभाओं के सदस्य। हाँ, सिर्फ उसमें संसद के सदस्य भाग लेते हैं। सही बात है, बढ़िया। ये बताइए, उपराष्ट्रपति के कुछ दायित्वों के बारे में आप बता सकते हैं, जो मुख्य दायित्वों का निर्वहन करता है? जी, उपराष्ट्रपति जो होता है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, सबसे प्रमुख जो है उसका रोल देखा जाए तो यही है। उसके अलावा जो है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो भारत का जो है राष्ट्रपति होगा, ये संभालेगा, और सब कुछ जो मतलब जो भी अधिकार या जो भी दायित्व राष्ट्रपति निर्वहन करता है उसको वो करेगा। और इसके अलावा जो है बाकी तो उस तरह से ध्यान नहीं आ रहा है। बढ़िया है। मेन तो वही है। इसके चुनाव की प्रक्रिया में देखा ही जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन अच्छे से कर सके, अच्छा हो, ये मतलब उसकी एफिशिएंसी के रूप में देखा जाता है। अच्छा, ये कृष्णा जी, आप ये बताइए, जो राष्ट्रपति की कैंडिडेट है एनडीए की द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बारे में क्या कुछ आप एक संक्षिप्त परिचय उनका दे सकते हैं क्या आप? जी सर, जहां तक मुझे जानकारी है, द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा की रहने वाली हैं, और इससे पहले उन्हें झारखंड का राज्यपाल पद दिया गया था, और लद्दाख का प्रशासक भी बनाया गया था। लद्दाख का प्रशासक? चलिए, इस पे थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी उड़ीसा में वो मंत्री वगैरह भी रही हैं, और भी थोड़ा सा देख लीजिएगा उनका क्या है, कैसे ना पार्षद वगैरह, तो पूरा एक संक्षिप्त बना लीजिए, क्योंकि देखिए ये तो क्लियर है कि उनको राष्ट्रपति बनना है। हाँ, राष्ट्रपति बनना है, तो उसमें कोई डाउट नहीं, तो थोड़ा सा उनके बारे में एक अच्छा अपना बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत कंपाइल्ड फिलहाल, और थोड़ा सा और होना चाहिए मैटर। हाँ, थोड़ा सा और अच्छे से, और ये ट्राइब्स वगैरह, क्योंकि जनजातीय समाज से मुर्मू जी आती हैं, तो ये भी देख लीजिएगा थोड़ा सा किस जनजाति समूह से उनका थोड़ा सा संबंध उड़ीसा में, जैसे राम रंग जनजाति, ये भी सब थोड़ा सा देख लीजिएगा अच्छे से। एक संक्षिप्त बढ़िया परिचय बना लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग स्टैटिक नॉलेज में जा रहे हैं। ये बताइए, अगर किसी देश की इकोनॉमी की स्थिति को टेस्ट करना हो, मोटा मोटा, अंदर में तो नहीं जाए, मोटा मोटा, तो हम लोग के लिए पैमाने के रूप में क्या क्या इंडिकेटर आप लेना चाहेंगे कि ये इंडिकेटर आप देखिए, और इसके आधार पे आप बताएंगे कि इकोनॉमी जो है वो सही, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, या ज्यादा समस्या में फंसी हुई है, या वो
एक सही दिशा में चल रही है या काफी उन्नति के स्थिति में है? श्रीलंका है, श्रीलंका है, इंडिया है, तो तमाम तरह से विभाजन है, भारत भी चला जाएगा, श्रीलंका की तरफ चला जा रहा है, श्रीलंका वहां पहुंच गया, ये सब चर्चा चल रहा है ना पूरा। तो अगर ऐसे भाई आप भी एक जो है बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, कंपटीटर हैं, तो आपके हिसाब से क्या पैमाने हो सकते हैं जिसके आधार पे आप बता पाए कि वाकई में श्रीलंका वाली स्थिति भारत की है, या आपको या जो विवाद चल रहा है आप किस नजरिए से देखते हैं, किस किस पैमाने के आधार पर उसको आप टेस्ट करेंगे कि भारत की स्थिति क्या है, क्या इंडिकेटर होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके संदर्भ में अगर हम बात करें कि ये किसी भी इकोनॉमी को या भारत की इकोनॉमी को हम बोलें कि एक स्टेबल इकोनॉमी है या एक स्थिर अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो उसके लिए कुछ खास कह सकते हैं पैमाने निर्धारित किए गए हैं। इसमें सबसे पहला है कि विदेशी मुद्रा भंडार का एक पर्याप्त मात्रा में होना और उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होते रहना, और प्रति व्यक्ति आय भी एक मानक है उस एक बेहतरीन अर्थव्यवस्था का। इसके अलावा लोगों की परचेजिंग पावर और उपभोग व्यय क्षमता, जिसको हम क्रय शक्ति, हाँ, परचेजिंग पावर पैरिटी। बाकी और भी हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा जो हमें याद आ रहा है इसकी बेस पे हम कह सकते हैं ये चीजें अगर स्ट्रेंथन है तो किसी भी देश की स्थिति को ठीक माना जा सकता है। अच्छा, तो मैं हाँ बताइए, आप बताइए। जीडीपी ग्रोथ रेट और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो रेटिंग प्रदान की जाती है, और राष्ट्रीय आय, और इसके अलावा हम भूटान जैसा जो सूचकांक है, खुशी का सूचकांक, उसको भी एक पैमाने के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मतलब बेहतर और अच्छा माना जाता है। वो है तो छोटे देश के लिए, पर अप्लाई किया जा सकता है छोटे पैमाने पर भी। और इसके अलावा जो आरबीआई की रिपोर्ट होती है या जो राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती हैं, और बाकी और जो सेक्टर हैं, तीनों सेक्टर, उनके बारे में जो रिपोर्ट आती रहती है, उसको भी आधार पर हम आकलित कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी की स्थिति क्या है, मतलब सही दिशा में है या गलत डायरेक्शन में है। महंगाई, मुद्रास्फीति, या कह सकते हैं कि जो है ये महंगाई की जो, मुद्रास्फीति की जो, और बेरोजगारी की जो दर होती है, उस आधार पे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि किस दिशा में मूव कर रही है। क्योंकि जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनके अपने कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि महंगाई होना उसका एक लक्षण माना जाता है और अहम कारक होता है। इसी तरह से बेरोजगारी अगर है तो उसके बारे में भी हम अनुमान लगाते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी तो हो सकता है बूम कर रही हो, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ की तरफ बढ़ रही हो। तो ऐसी भी चीजें हैं जिन इंडेक्स के आधार पर भी हम मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, जवाब में मतलब जवाब अब्सोल्युटली इसका जवाब अब्सोल्यूट जवाब नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मतलब प्रयास आप लोग का बहुत अच्छा रहा है। थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ बस। हाँ, बिल्कुल। जैसे रिपोर्ट वगैरह है तो रिपोर्ट वगैरह जब पढ़ेंगे खोजेंगे तब तो जान पाएंगे। अगर जैसे मेरे हिसाब से मान लीजिए विदेश, जैसे कुछ सेक्टर में आप इकोनॉमी को बांट दीजिए, जैसे विदेशी सेक्टर है जिसमें एक होता है जिसको हम लोग दो चीजें ले सकते हैं, एक तो फॉरेक्स, एक होता है कैड, करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, अगर ये दो चीजें आपको पता चल जाए क्या स्थिति है तो आप बता देंगे, एक सेक्टर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, इसके अलावा जब बजटरी सेक्टर में जाएंगे, जिसे आप राजकोषीय क्षेत्र बोलते हैं, उसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, आप फिजिकल डिफिसिट की स्थिति भी देख करके 2 साल 3 साल की देख करके एक अनुमान, मोटी मोटी चीजें, आप जैसे बहुत अंदर में मत जाइए, बस आंकड़ा थोड़ा सा आपको मिल जाए। तो राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा, फॉरेक्स हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, और इसके अलावा आप थोड़ा सा और जाना चाहते हैं तो एनपीए वगैरह की स्थिति देख लीजिए। ठीक है, मतलब मोटी मोटी चीजें देखिए, एम्प्लॉयमेंट रेट देख लीजिए। ठीक है, तो और एक आधा और देख सकते हैं, टैक्स टू जीडीपी रेशियो देख लीजिए क्या, लेकिन 1 साल का नहीं, 2 3 4 साल का देखिए।
जैसे देखिए टैक्स टू जीडीपी रेशियो श्रीलंका का 100 से ज्यादा हो गया है, 103 तो यूएसए का है, आपका खुद का 89-90 है आपके देश का। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल टर्म में जाइए और बस अगर ये सब आपको मिल जाए ना, तो आपको रिपोर्ट देखने की ज्यादा जरूरत नहीं, बस 2-2 3-3 साल का डाटा मिल जाए। करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, जिसे आप चालू खाता घाटा बोलते हैं, फॉरेक्स रिजर्व हो गया, ऋण जीडीपी ग्रोथ अनुपात, ऋण जीडीपी अनुपात हो गया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, करंट अकाउंट डिफिसिट हो गया। ठीक है, करंट अकाउंट डिफिसिट, ये करंट अकाउंट भाई, करंट अकाउंट डिफिसिट और फिजिकल डिफिसिट को हम लोग बोलते हैं ट्विन डिफिसिट, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, और दोनों से ही आप बता देंगे कि क्या स्थिति है इकोनॉमी की, दो ही पर्याप्त है। लेकिन और अच्छा स्पष्ट करना तो उसमें एनपीए हो गया, टैक्स टू जीडीपी रेशियो हो गया। टैक्स टू जीडीपी रेशियो में भी देखा जाता है कि लोन कितना विदेशी है, कितना घरेलू है। अगर विदेशी लोन ज्यादा है तो ज्यादा दिक्कत, ऋण टैक्स नहीं सॉरी ऋण टू जीडीपी रेशियो, ऋण जीडीपी अनुपात, टैक्स जीडीपी तो ठीक है, वो तो बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन ऋण जीडीपी अनुपात बढ़ेगा दिक्कत होगी। उसमें भी हम लोग देखते हैं कि कितना विदेशी है, कितना घरेलू। अगर विदेशी है तो ज्यादा हमारे लिए दिक्कत है। उसमें भी देखा जाता है कितना अल्पकालिक ऋण है, कितना दीर्घकालिक ऋण है। ठीक है, लेकिन हम ऋण जीडीपी अनुपात तो कुछ अच्छे शब्दों को रखेंगे, उस हिसाब से आप देखेंगे तो आप फिर आप निचोड़ निकालेंगे तो आपके लिए एक बेहतर सिनेरियो निकल पे आएगा कि भारत की स्थिति वाकई में क्या हम श्रीलंका वाले रास्ते पे हैं, या हमारे पास अभी उस तरह की है, मतलब वैसी दिक्कत नहीं है, सारी चीजों को देख सकते। क्योंकि देखिए एक दो पैमाने की तो होने से कुछ नहीं होता, भारत एक बड़ा देश है ना, बाकी मूल चीजें नहीं गड़बड़ होनी चाहिए। और तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको अपना एक मतलब हल्का सा बना लीजिएगा, सब भी रखिएगा, और उस हिसाब से आंकड़ों का भी इकट्ठा 2 साल का कैसे चल रहा है सारी चीजें। एक तो साइन क्या है सुधार की तरफ, क्योंकि अभी कोरोना पीरियड से हम लोग निकले हैं, अगर साइन अच्छा अच्छे की तरफ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक अच्छा प्रश्न इसको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये एक भी चर्चा का भी, आप ट्विटर वगैरह खोल लीजिए, हर जगह रुपया 80 पहुंच गया, 81 पहुंच गया, रुपया बहुत तेज भाग रहा है ना। जो विनिमय चेंज रेट है वो भारत के हित में नहीं है, प्रतिकूल, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। तो अगर ये बताइए, अगर डॉलर अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, यानी कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो किस स्तर पे ये हमको लाभ पहुंचा सकता है और किस स्तर पे हमको नुकसान पहुंचा सकता है, कहाँ पे इकोनॉमी में। क्योंकि देखिए रुपया का अपने आप में कमजोर होना, मजबूत होना है, लेकिन कहीं हमको लाभ भी पहुंचाएगा, कहीं हमको नुकसान भी पहुंचाएगा। कहाँ ये हमको लाभ पहुंचा सकता है, कहाँ ये हमको नुकसान पहुंचा सकता है, बताइए। हाँ, अभी वर्तमान समय में ये बहुत ही डिस्कशन का मुद्दा बना हुआ है कि भारतीय रुपए में लगातार गिरावट हो रही है और अपने वो उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है, 80 प्लस हो चुका है। तो सबसे पहले कुछ नुकसान बताना चाहेंगे। नुकसान के रूप में ये है कि हमें आयात बिल पर ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे, और विदेशों में रह रहे जो छात्र हैं उनको अधिक पैसा वहाँ पे खर्च करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए। और लाभ, इसके अलावा लाभ में हम कहें तो जो एनआरआईज हैं जो पैसा भारत को भेजते हैं, जिसको हम कहते हैं रेमिटेंस, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। हाँ, मतलब ज्यादा पैसा हमको मिलेगा, सही बात है। यानी कि जो रेमिटेंस हमारे पास आता है, वैसे ही हम देश वर्ल्ड में नंबर 1 है जी। तो जब वो रुपए में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास ज्यादा रुपया आएगा, ये बहुत अच्छा है। हाँ, और बस निर्यात को भी तो बढ़ावा मिलेगा भैया इससे। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा था। अगर देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है तो रुपए का कमजोर होना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंपोर्ट बिल आपका ज्यादा है तो समस्या है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए। रुपया तो कमजोर हो ही गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी रुपए को की गिरावट को रोका तो जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे होता है ना, हाइपोथेटिकल प्रश्न है कहाँ पे हो सकता है, तो पोर्ट ओरिएंटेड अगर इकोनॉमी है तो रुपए का गिरना कोई बहुत चिंताजनक बात नहीं है। एक लिमिट चाइना देश जैसे देश अपने रुपए का खुद अवमूल्यन करते हैं, इसीलिए कि अपने तो जानबूझ करके नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा है कि 2-3 पॉइंट। एक तो ये हो गया कि हमारा जो आयात है, नुकसान के तौर पे आयात बिल बढ़ेगा, ये हमको डॉलर की समस्या, हमारा जो मुद्रा राजकोष से विदेशी मुद्रा कोष है उसमें गिरावट आएगी, है ना।
ज़्यादा बेचने लगे तो उसमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे मतलब छात्र या दूसरे लोग हैं जो बाहर वर्क कर रहे हैं पे करके, उनको ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी और सीधे और उससे सबसे बड़ी समस्या जो आएगी हमको क्रूड ऑयल की खरीद की, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। 4 बेसिक और बड़े पॉइंट एक हैं। पॉइंट और आप नकारात्मक में जोड़ सकते हैं, जो आपका जो प्राथमिक मुद्रा बाजार है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा-सा ट्रस्ट लोगों का कमज़ोर होगा, शेयर मार्केट है या पूरा मुद्रा बाज़ार आपका, उसमें भी लोग क्या और है करेंगे, डॉलर उधर भागेंगे सब। हाँ, मनी निवेश फ्लो बाहर जाए। हाँ, एफआईआई, एफडीआई तो अलग इश्यू है। एफआईआई हाँ, जो है तो ना, वो आपका जा सकता है मनी मार्केट से चीज़ें, आपका आपके एफडीआई मार्केट में कॉन्फिडेंस लूज़ होगा ना। एफडीआई आने की संभावना कम रहेगी और एफआईआई के जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। एफआईआई तो जाएगा ही, सही है। चलिए ये बताइए, ये जो आईएमएफ है, आईएमएफ का अपना जो एक सुने होंगे आप एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, ड्राइंग राइट्स। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो होता है, सबको पता है कि वो एक बस कह सकते हैं कि उसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। वो एक तरह के जैसे हम लोग पैसा का पेमेंट करते हैं, पैसा कहीं जाता है बस कागज में जाता आता है, तो उसके लिए आईएमएफ का एक उसने अपना एक जो अपना रखता है, वो भंडार जो रखता है, उसमें कुछ अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं को कुछ मान्यता प्राप्त की गई, बास्केट वो बनाया है उसने। कह सकते हैं कि वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार, अंतरराष्ट्रीय ये क्या नाम है, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक बास्केट है, टोकरी है, उसमें उसने कुछ मुद्राओं को मान्यता दी है, उसी में उसका सब लेन देन होता है, चाहे एसडीआर हो कुछ भी हो, अगर आपके हिस्सा का नहीं है तो, ठीक है। तो जो उसका रिजर्व कोष है, उसमें किस मुद्रा के रूप में उसमें रखा जाता है, 4-5 मुद्राएं उसमें हैं टोकरी में। डॉलर, डॉलर, जापानी येन और ब्रिटेन का पाउंड, स्टर्लिंग और अलावा जो है चीन की रेनबी ही है ना, रेनमिनबी है। एक और मुद्रा है शायद फ्रांस की फ्रैंक है क्या, ऐसे कुछ करके है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे पासवान। पाउंड स्टर्लिंग हो गया, डॉलर हो गया, फिर रेमनिबी हो गया, जापान की मुद्रा भी होगी, येन। 4 ही हो रहा है, 5 है, 5 जो है चीन वाली थी, फ्रांस का वाला नहीं होगा, वो फ्रांस वाली मुद्रा नहीं है। या यूरो हो सकता है, यूरो, हाँ यूरो हो सकता है, ये ध्यान, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो चूंकि हो गया तो फ्रांस हो जाएगा, यूरो होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। ये बताइए, एक बड़ा इशू है, आप लोग चर्चा में हमेशा रहता है, दामोदर सावरकर चर्चा में बने रहते हैं, उनको मतलब जैसे कुछ लोग उनको हीरो मानते हैं और कुछ लोग उनको डरपोक मानते हैं, ठीक है। तो अगर अगर आपसे पूछा जाए कुछ उदाहरण के साथ, तो आप उनके बारे में क्या मत रखते हैं, अमरपाल जी बताइए। सावरकर जी के बारे में जो, क्योंकि वो एक विशेष विचारधारा से जुड़े हुए थे और इस वजह से उनको लेकर एक विशेष विचारधारा के लोग विशेष स्थान प्रदान करते हैं, जबकि दूसरी विचारधारा के लोग उनको नेगेटिव रोल में लेते हैं या गलत चित्रांकन करते हैं उनका। तो सावरकर जी का जहाँ तक आज़ादी में योगदान है, उन्होंने कई संगठन संस्थाएं बनाई थी, उसके माध्यम से भारत के और उसके बाहर भी अपने अच्छे रोल प्ले किए थे और आज़ादी के संघर्ष में अगर देखा जाए उनको क्रांतिकारी मूवमेंट एक तरह से उनका चलता था और इसको लेकर अंग्रेजों ने उन्हें कई बार गिरफ्तार किया और अंडमान सेलुलर जेल, जो कि आज उस टाइम की सबसे क्रूरतम जेलों में से थी, उसमें बंद भी किया गया। हाँ, उनकी जो आलोचना है उसका आधार ये बनता है विपक्ष द्वारा कि उन्होंने 21 बार माफी मांगी है, इस वजह से उनके लिए तमाम सब जैसे माफी बेर या और कई शब्द आते हैं। ये लगा के आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने माफी मांगी कई बार, तो घुटने टेके, और ये भारत के लिए शर्म की बात है और कोई भी सच्चा राष्ट्रभक्त इस तरह से नहीं करेगा।
जबकि सत्ता पक्ष का या मतलब जो उनके पक्षधर लोग हैं, उनका ये मानना है कि उन्होंने एक सोची-समझी रणनीति के तहत ऐसा किया था और बिल्कुल डरपोक नहीं थे और चरणबद्ध तरीके से एक बार उन्होंने माफ़ी माँगी, फिर से उसी मूवमेंट में लगे, फिर गिरफ्तार हुए और फिर से तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी मानी जा सकती है कि जो ये क्षमा याचना या क्षमा अर्जियाँ लिखी, उनकी स्ट्रेटजी थी और वो उस देश के प्रति समर्पित थे, बलिदानी थे, इस वजह से जो है उनको हीरो माना जाता है। ठीक है। चलिए, अच्छा तो अरविंद घोष के साथ भी इस तरह से कुछ था? जी। अरविंद घोष भी थे, बंद थे, तो फिर उनका कुछ था, तो फिर बीच में कुछ जेल में थे, तो फिर बाद में वो भी पूरा उन्होंने छोड़ दिया, पूरा आजादी वाला पूरा जो उनका लड़ाई था उन्होंने छोड़ दिया। जी, जी, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। अरविंदो जी का जो है 1908 का जो अलीपुर सुरंग केस है, उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उसी में उनके भाई जो बरिंद्र घोष थे, उनको सज़ा भी हुई थी, जबकि उनकी तरफ से सियार दास जी ने पैरवी की और ठीक-ठाक पैरवी और उनकी तरफ से पर्याप्त साक्ष्य न होने की वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन्हें तमाम यातनाएँ देकर रिहा किया और उसके पश्चात जो है, जो भी राजनीतिक गतिविधियाँ या जो आंदोलन मूवमेंट था आपका, उसे गिरफ्त होकर और उन्होंने जो है दार्शनिक जीवन व्यतीत किया और पुडुचेरी और दिल्ली में अपना आश्रम बना के अपना जीवन व्यतीत किया। हाँ, इसके पश्चात उन्होंने अपनी भूमिका में बदलाव किया और शैक्षिक के साथ-साथ जो मानव जीवन के कल्याण या दार्शनिक पक्ष की तरफ झुक गए और भारतीय शिक्षा के साथ-साथ अनेक क्षेत्रों में योगदान किया। तो आपको ये लगता है दामोदर सावरकर ने रास्ता बदला, जो भी किया, जैसे भी किया, और अरविंद घोष जी ने भी रास्ता बदला, चेंज किया? जी। तो आपको ये नहीं लगता है कि जो है दामोदर सावरकर क्योंकि 2 पार्टों में फँस गए, 2 तरह की विचारधारा वाली पार्टियां मोटा-मोटा बन गई, इस वजह से उनकी एक छवि बन के आई है? क्योंकि मोटा-मोटा कह सकते हैं कि भाई ठीक है, माफ़ी मोटा-मोटा अरविंद घोष के साथ भी ये था कि उनका जब लेख वगैरह आया, उस तरह की चीज़ें हुई, तो बाद में उनको छोड़ा इसी आधार पे गया शर्तों के साथ कि आप अब इस तरह की राजनीतिक गतिविधियों में आप नहीं भाग लेंगे, और फिर उन्होंने नहीं भाग लिया। जी। इस तरह की चीज़ें हैं ना? जी, दोनों के साथ अगर देखा जाए तो जैसे अरविंदो जी ने जो किया देखा जाए नैतिक दृष्टि से तो यहाँ पे गुमराह करने वाली जैसी बात नहीं थी। उनको समझ में आया या जो भी किया गया हो सकता है उससे विचलित हुए हो या उन्होंने ट्रैक चेंज किया हो, उनको कुछ और आध्यात्मिक चीज़ें लगी हो तो उससे जुड़ के उन्होंने अपना रास्ता अलग किया, उनको भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। और जहाँ तक वीर सावरकर की बात है, क्योंकि उन्होंने जितना भी कार्य किया है, वो सही देखा जाए तो राष्ट्र के समर्पण में ही किया है। वो 21 बार माफ़ी माँगना उनका समर्पण बोध दिखाता है राष्ट्र के लिए, चाहते तो वो भी अरविंदो जी के रास्ते पे जा सकते। पहली बात और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने राष्ट्र के लिए 21 बार माफ़ी माँगा है, ना कि राष्ट्र विरोध में गए या किसी तरह की जो राष्ट्र विरोधी विघटनकारी गतिविधियाँ थी उसमें उनकी संलिप्तता थी। ऐसे में मुझे जहाँ तक लगता है कि उन्हें राष्ट्र विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। सही है कुल मिला के। जिस तरह का माहौल है, जवाब कुल मिला के सावरकर के पक्ष में ही मिला करके देना है, ये दिमाग में रखिएगा, बस इसीलिए मैं जो कहता हूँ। बाकी देखिए, सही बात यही है कि भाई कुछ अपना किए हैं उटपटांग हरकतें, तो उटपटांग हरकतें बहुत लोगों ने किया है। सर सैयद सुनने अहमद खान मुझे में ऐसा सर कि वो कुछ सर पैसा सब दिए थे, उनको वो भी मिलता था, पेंशन हाँ? भी मिलता था अंग्रेजों से चला अलग से। हाँ, ठीक है, पूछिए अगला क्वेश्चन। हाँ, तो चलिए ये हो गया। अब अगला प्रश्न मैं आपसे करता हूँ। ये बताइए, ये जो रसिया यूक्रेन युद्ध है, रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? मतलब इसमें सकारात्मक भी है, नकारात्मक दोनों है। तो जी। आप अगर मोटा-मोटा 2-2, 3-3 पॉइंट में आपको बताना हो, तो क्या आप बताएंगे? बताइए कृष्णा जी। जी, जी सर। रशिया यूक्रेन का युद्ध चूँकि पिछले लगभग कह सकते हैं कि 100 दिनों से भी ज़्यादा हो गए हैं और अनवरत जारी है और उसका अंत कुछ दिख नहीं रहा होता, कुछ अंत दिख नहीं रहा है और उसके उसके अनेक तरह के ग्लोबल जो इफ़ेक्ट दिखाई देने लगे हैं, जिसमें
भारत में भी उसके कुछ असर स्वाभाविक दिखने स्वाभाविक हैं। उनमें से कुछ जो नकारात्मक असर के रूप में बात करें तो वर्तमान समय में जो खाद्यान्न संकट की समस्या आ रही है, वैश्विक स्तर पर इसमें खाद्यान्न संकट की समस्या आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं भारत के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण ही है। और दूसरी बात, रुपए का जो गिरना कहीं ना कहीं उसका उस ग्लोबल असर का ही एक पार्ट है। चलिए, ये तो मतलब आप नकारात्मकता के रूप में गिना रहे हैं। हाँ, ये नकारात्मकता इम्पैक्ट। को सकारात्मक बता सकते हैं? सकारात्मक असर ये कह सकते हैं, जो कि भारत एक एग्रीकल्चर कंट्री है, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, और यहाँ पे खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता। ऐसे में भारत का जो रोल हमें जो दिखाई पड़ रहा है, कहीं ना कहीं और देशों से बेहतर दिखाई पड़ रहा है। भारत आज निर्यात करने की स्थिति में है, और वो विश्व के अनेक देशों को अनाज की सप्लाई के लिए तैयार है, और ऐसे में भारत के कद के भी और बढ़ने की संभावना नजर आती है वैश्विक स्तर पर। ठीक है, मतलब ये सही बात है। भारत का जो गेहूं इस बार निर्यात हुआ, तो किसान मतलब ठीक है, गेहूं जैसे भी हुआ, मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म में ही थोड़ा सा मूव करने का फायदा मिला। दूसरी चीज आप कहते हैं ना, ग्लोबल जो पावर है, ग्लोबल पावर के रूप में यार लाइट, हाँ सब लाइट आपकी क्या हो गई, कट गई क्या? ठीक है, तो ग्लोबल पावर के रूप में भारत को ये मतलब पूछ बढ़ी भारत की, आप देखेंगे पूछ बढ़ी। दूसरी चीज आप ये कह सकते हैं, जो आयल है रसिया का, बहुत सारा तेल जो है आपका पश्चिमी यूरोप खरीदता था। रसिया ने तेल भारत को कहा कि बहुत कम में ले जाओ, तुम ले जाओ हमारा तेल। तो ओवरऑल जो आपका कह सकते हैं जो तेल बिल है, उस पर भी थोड़ा सा भारत को लाभ हुआ। नुकसान में आप और गिना सकते हैं, जैसे बहुत सारे जो उधर से सप्लाई, जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह का शॉर्टेज हो गया भारत में। पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर आपका डिस्टर्ब हुआ, नहीं डिस्टर्ब हुआ? अभी तक डिस्टर्ब चल रहा है। तो ठीक है, बढ़िया अमरपाल भाई, 2% मोबाइल चार्जिंग बचा है। ठीक है, चलिए, अच्छा। कल बात टाइम डाल दें ना, टाइम से ऊपर डालते हैं टॉपिक को। ठीक, टॉपिक हम डाल देंगे ना। ठीक, गुड नाइट। ठीक, अच्छा।